हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर अगर एचईओ के नोट्स की बात की जाए, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की मिल जाए बात की जाए, तो यहाँ पर ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और ध्यान रखेंगे आप, ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एचईओ का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट टोटल आपको 10 प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको फ्री में करंट अफेयर्स के नोट्स वन लाइनर में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर नीचे आप देख रहे हैं, 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप सभी ने सिलेबस देख लिया होगा। आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन है और दूसरा पार्ट आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में टोटल आपने 8 विषय देखे हैं और बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि इसमें से 8 सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं, उनमें से जिस सब्जेक्ट से उन्होंने अप्लाई किया है, केवल वही आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आठों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे और यहाँ पर आपको समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं। अभी साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस शुरू की गई हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी का फ़ोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एचयू के नाम से। तो वहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक जगह देखने को मिल जाएँगी, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं। ठीक है? तो यहाँ पर 25 तक यहाँ तक हो गया था। चलिए, यहाँ से शुरू करना है। देखिए, प्रश्न है, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन या प्रारंभिक विधि किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि या फिर जीवन वृत्त विधि यहाँ पर दिया गया है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन या प्रारंभिक विधि किसे माना जाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, जिसका तात्पर्य क्या है? अपने भीतर देखना। ठीक है, आत्मनिरीक्षण ही मन को समझने का एकमात्र तरीका माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी होगा, आत्मनिरीक्षण ही क्या है? मन को समझने का एकमात्र तरीका है। यहाँ पर विकल्प बी अंतर्दर्शन विधि होगा। आगे देख लेते हैं, अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, किसके द्वारा अंतर्दर्शन विधि दी गई? जेबी वॉटसन, विलियम वुड और टिचनर, सिगमंड फ्रायड, बीएफ स्किनर यहाँ पर दिए गए हैं। अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर विलियम वुड और उनके स्टूडेंट टिचनर के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विलियम वुड और उनके शिष्य टिचनर के द्वारा चेतना की संरचना को समझने के लिए अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया गया था या अंतर्दर्शन विधि दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं अंतर्दर्शन विधि की मुख्य कमी या दोष क्या है। देखिए, विकल्प ए में यहाँ पर दिया गया है, या बहुत खर्चीली है। विकल्प बी, इसके परिणाम आत्मनिष्ठ होते हैं और इनकी दोबारा जांच करना कठिन है। विकल्प सी है, इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। या फिर विकल्प डी, या केवल पशुओं पर लागू होती है। दोष या कमी बताना है अंतर्दर्शन विधि की। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
यहाँ पर इसके परिणाम आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव होते हैं, इनकी दोबारा जांच करना कठिन है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव है। इसके जो परिणाम होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं और उनकी दोबारा जांच करना सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण या बहिर्दर्शन विधि को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? टिचनर, जेबी वॉटसन, कॉल रोजर, गॉल्टन यहाँ पर दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण या बहिर्दर्शन विधि को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेबी वॉटसन, ठीक है। जेबी वॉटसन ने अंतर्दर्शन विधि का विरोध करके वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण या बहिर्दर्शन विधि अ, दी थी, यानी कि ये जो आपका ये जो मेथड है इसे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है किसके विरोध में दिया है, तो अंतर्दर्शन विधि के विरोध में इन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण या बहिर्दर्शन विधि दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प बी वॉटसन होगा। प्रश्न है, जब कोई शोधकर्ता किसी प्राकृतिक परिस्थिति में बिना किसी हस्तक्षेप के लोगों के व्यवहार को चुपचाप देखता है और रिकॉर्ड करता है तो उसे क्या कहा जाता है? नियंत्रित प्रयोग, प्राकृतिक प्रेक्षण, अंतर्दर्शन या फिर साक्षात्कार। जब कोई शोधकर्ता किसी प्राकृतिक परिस्थिति में बिना किसी हस्तक्षेप के लोगों के व्यवहार को चुपचाप देखता है और रिकॉर्ड करता है तो उसे क्या कहेंगे हम? यहाँ पर प्राकृतिक प्रेक्षण होगा, विकल्प बी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रेक्षण विधि का वह प्रकार जिसमें प्रेक्षक स्वयं उस समूह का हिस्सा बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है, ये क्या कहलाता है? असहभागी प्रेक्षण, सहभागी प्रेक्षण, नियंत्रित प्रेक्षण या फिर आत्म प्रेक्षण। यहाँ पर ऑप्शंस है। ऑब्जर्वेशन का ऐसा प्रकार जिसमें प्रेक्षक स्वयं यानी कि शोधकर्ता स्वयं उस समूह का हिस्सा बनता है और जिसका वह अध्ययन कर रहा है, ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं? सहभागी अवलोकन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका? सहभागी प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन अवलोकन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, मनोविज्ञान की किस विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक माना जाता है क्योंकि इसमें चरों पर नियंत्रण संभव है? विकल्प देख लेते हैं। केस स्टडी मेथड है, प्रयोगात्मक विधि है, सर्वेक्षण विधि है, साक्षात्कार विधि यहाँ पर दिया गया है। मनोविज्ञान की किस विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि इसमें चरों पर नियंत्रण संभव है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि में जिस चर में शोधकर्ता स्वयं हेरफेर या बदलाव करता है उसे क्या कहते हैं? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, नियंत्रित चर या फिर बाह्य चर। प्रयोगात्मक विधि में जिस चर में शोधकर्ता स्वयं हेरफेर या बदलाव करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र चर कहते हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका आंसर। अब प्रयोग के दौरान स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जिस चर में परिवर्तन आता है या जिसका मापन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर या फिर गुणात्मक चर। प्रयोग के दौरान स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जिस चर में परिवर्तन आता है या जिसका मापन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर आश्रित चर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। विकल्प बी आश्रित चर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं।
देखिए प्रश्न है, मान लीजिए कि एक शोधकर्ता यह देखना चाहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा देने से ग्रामीण महिलाओं में पोषण के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पोषण का स्तर कौन सा चर है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर या फिर स्थिर चर? तो यहाँ पर क्या होगा आपका? स्वास्थ्य शिक्षा क्या हो जाएगी? ये स्वतंत्र चर हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा आंसर, वो आश्रित चर हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। वह समूह जिसे प्रयोग में स्वतंत्र चर नहीं दिया जाता और जिसका उपयोग तुलना के लिए किया जाता है, वह कहलाता है प्रयोगात्मक समूह, नियंत्रित समूह, यादृच्छिक समूह या फिर अचेतन समूह। वह समूह जिसे प्रयोग में स्वतंत्र चर नहीं दिया जाता है, जिसका उपयोग तुलना के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप होगा, नियंत्रित समूह। ठीक है? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा नियंत्रित चर या नियंत्रित समूह, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। किसी एक व्यक्ति, रोगी या संस्था के गहन, विस्तृत और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सर्वेक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, प्रयोगात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि यहाँ पर दिया गया है। किसी एक व्यक्ति, रोगी या संस्था के गहन, विस्तृत और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए किस विधि का हम प्रयोग करेंगे? केस स्टडी का। ठीक है? वैयक्तिक अध्ययन या केस स्टडी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। चिकित्सा और नैदानिक क्षेत्रों में किसी मरीज के मानसिक विकार का मूल कारण जानने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? ऑप्शंस हैं प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी या नैदानिक विधि, सांख्यिकी विधि, लोकमत संग्रह यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर केस स्टडी नैदानिक विधि होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। डॉक्टर इस मेथड का प्रयोग या इसके जरिए जो मनोवैज्ञानिक मरीज है, उसके जो बीमारी है, ठीक है, उसका जो रोग का इतिहास रहा है, उसको जानने के लिए इस मेथड का यूज करता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब किसी बड़े जनसमूह के विचारों, दृष्टिकोणों या फिर स्वास्थ्य संबंधी आदतों का अध्ययन कम समय में करना हो, तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? प्रयोगात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि, सर्वेक्षण विधि या फिर प्रयोगशाला विधि? जब किसी बड़े जनसमूह के विचारों, दृष्टिकोण या फिर स्वास्थ्य संबंधी आदतों का अध्ययन कम समय में करना हो, तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाएगी? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सर्वे मेथड। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं। सर्वेक्षण विधि में डेटा एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नावली और साक्षात्कार अनुसूची, सिटी स्कैन और एमआरआई, थर्मामीटर और बैरोमीटर, केवल अंतर्दर्शन डायरी यहाँ पर दिया गया है। सर्वेक्षण विधि में डेटा एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर प्रश्नावली और साक्षात्कार होता है। ठीक है, प्रश्नावली की अगर हम बात कर, साक्षात्कार अनुसूची दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है। अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो ये क्या होती है? एक प्रश्नों की सूची होती है, लिस्ट होती है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भर रहा है। ठीक है, स्वयं भरता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम जब साक्षात्कार अनुसूची की बात करते हैं, तो इसे शोधकर्ता खुद जो उत्तरदाता है उससे पूछ करके भरता है। ये दोनों इसका अंतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार विधि का वह प्रकार जिसमें प्रश्न पहले से तय होते हैं और उनके क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, वे कहलाते हैं असंरचित साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार या फिर मुक्त साक्षात्कार। प्रश्न पहले से ही तय हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता उनके क्रम में या किसी भी प्रश्न में घटा-बढ़ा नहीं कर सकते हैं। क्रम में जो ऊपर-नीचे दिया गया है, आगे-पीछे हम इस तरह से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो क्या होगा?
उसे हम क्या कहेंगे? संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए जब एक ही बच्चों के समूह का अध्ययन कई वर्षों तक लगातार किया जाता है तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ कॉट विधि, अनुदैर्ध्य विधि, प्रयोगात्मक विधि या फिर सहसंबंधात्मक विधि? यहाँ पर अनुदैर्ध्य विधि होगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा। जब अलग-अलग उम्र के बच्चों के समूह का अध्ययन एक ही समय पर करके उनकी तुलना की जाती है, तो उसे कौन-सी विधि हम कहेंगे? अनुदैर्ध्य विधि, अनुप्रस्थ कॉट विधि, केस स्टडी या फिर अंतर्दर्शन? यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शनल मेथड होगा, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सहसंबंधात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है? दो चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना। विकल्प बी, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की दिशा और मात्रा का पता लगाना। ऑप्शन सी, चरों में हेरफेर करना। ऑप्शन डी, चेतना का अध्ययन करना। सहसंबंधात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर होगा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की दिशा और मात्रा का पता लगाना, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक प्लस 0.90 है तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, ऑप्शंस दे रखे हैं। दोनों चरों में कोई संबंध नहीं है, दोनों के बीच उच्च धनात्मक संबंध है, दोनों के बीच ऋणात्मक सहसंबंध है या फिर यह एक आदर्श शून्य संबंध है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों के बीच उच्च धनात्मक संबंध, ठीक है, सहसंबंध, दोनों के बीच उच्च धनात्मक सहसंबंध होगा। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जैसे जैसे व्यक्ति के मानसिक तनाव बढ़ता है उसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है। यह किस प्रकार के सहसंबंध का उदाहरण है? धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध यहाँ पर दिया गया है। जैसे जैसे व्यक्ति में मानसिक तनाव बढ़ता है उसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती जाती है। यह किस तरह के सहसंबंध का उदाहरण है? इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, ऑप्शन बी ऋणात्मक सहसंबंध होगा, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि की वह स्थिति जिसमें ना तो प्रयोगकर्ता को और ना ही प्रतिभागी को यह पता होता है कि किसे वास्तविक दवा मिल रही है और किसे डमी क्या कहलाती है? सिंगल ब्लाइंड डिजाइन, डबल ब्लाइंड डिजाइन, यादृच्छिक डिजाइन या फिर प्रेक्षणात्मक डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल ब्लाइंड डिजाइन हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की या चिकित्सा और या फिर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की ये सबसे निष्पक्ष विधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्लेसबो प्रभाव का संबंध मनोविज्ञान की किस विधा से है? केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाने से या फिर इस विश्वास से कि कोई अप्रभावी उपचार या दवा भी व्यक्ति को ठीक कर सकती है, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव, या फिर हिप्नोटिज्म से या फिर बुद्धि मापन से? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? प्लेसबो क्या होती है? एक नकली या सादी चीनी की गोली होती है, ठीक है? और अगर मरीज को पूरा भरोसा हो कि यह असली दवा है या उसे भरोसा दिलाया जाए कि यह असली दवा है, तो उसका मन और जो शरीर होता है, ठीक है? वो उसी तरह से सोचने लगता है। ठीक करने वाले, उस बीमारी को ठीक करने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो हमारे शरीर से व्यक्ति के या बीमार व्यक्ति के शरीर से रिलीज़ होने लगते हैं, ठीक है? तो ये एक तरह से विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इस विश्वास से
कि कोई अप्रभावी उपचार या दवा भी व्यक्ति को ठीक कर सकती है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं। विभेदात्मक विधि का उपयोग मुख्य रूप से किसके मापन के लिए किया जाता है? सामाजिक कुप्रथाओं के लिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन के लिए, या फिर पशु व्यवहार के लिए, या फिर अचेतन प्रेरणा के लिए? विभेदात्मक विधि का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? यहाँ पर क्या होगा? विभेदात्मक विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं की अंतर के लिए। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, पुरुष और महिला का जो समूह है, या फिर शहरी और ग्रामीण व्यवहार में उनके क्या भिन्नता है, क्या अंतर देखने को मिलता है, इसके लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। आखिरी प्रश्न है, मनोभौतिकी विधियों का विकास किसने किया था जो भौतिक उद्दीपकों और मानसिक अनुभवों के संबंध को मापती है? वॉटसन, फ्रैक्नर और वेबर, फ्राइड, स्किनर यहाँ पर दिया गया है। मनोभौतिकी विधियों का विकास किसने किया था जो भौतिक उद्दीपकों और मानसिक अनुभवों के संबंध को मापती है? यहाँ पर फैक्नर और वेबर हो जाएगा। ठीक है, फैक्नर और वेबर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।